हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ में आज के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टारगेट आप हमेशा जानते हैं, यूपीएससी 2027-28। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जिनके हम सभी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, उनका बैकग्राउंड है या की पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैं इन सबको डिस्कस करने का एक ही मेरा पर्पज है कि आप उनके की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं कि आपके क्वेश्चंस इस सेगमेंट से बाहर नहीं जाएंगे, ये डैम श्योर है। बस आप इनको ढंग से पढ़िए और ढंग से पढ़ के इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों तक अभी आप लोगों ने इस प्रोग्राम को नहीं पहुंचाया है, तो प्लीज आप सभी लोग उसको शेयर कर दीजिए। लाइक तो मैं आप लोगों से क्या ही कहूं, शायद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों से मांग लिया है, 10-20 लाख रुपए। क्यों भाई? तो भाई लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमारी क्लास को कितना पसंद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपके पास क्लास आती रहे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जिसको भी पीपीटी और सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए, तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा एक छोटा सा बायोडाटा है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है SASCI योजना, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्यों को कैपिटल सहायता, पूंजी की सहायता देने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन के तहत योजना है। अब ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रही, कि हाल फिलहाल में चर्चा में ये रही कि सरकार ने इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसलिए अब वो कौन कौन सी परियोजनाएं को मंजूरी दे दी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं जाननी कौन कौन सी परियोजनाएं, बट हमें तो बस ये जानना है कि ये योजना थी क्या, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, पर्पस क्या है, बस इतना सा जानना है। तो ध्यान रखते हैं किस काम के लिए है। ये परियोजना शुरू की गई थी 2020-21 में, कोविड के दौरान राज्यों को वित्तीय तनाव को कम करने के लिए। भाई सारी गतिविधियां बंद हो गई, उनको पैसे की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ओके, तो इसमें राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, लोन तो दिया जाता है लेकिन ब्याज नहीं ली जाती। और इसकी जो योजना है, ये जो है वो वित्त मंत्रालय के तहत आती है। अब दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसी विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं, और 2026-27 में इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। ये इकोनॉमी का बहुत देखा जाए तो राजकोट से संघवाद, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 2 दोनों में इसी पे शामिल होता है। जब जीएस पेपर 2 में हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिजिकल फेडरलिज्म उस टॉपिक के तहत आपका आता है, और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात समझ में आ गया कि यहां से वित्त मंत्रालय से विभिन्न राज्यों को, इवन केंद्र शासित प्रदेश जो जिनकी विधानसभा है, उनको भी ये लोन दिया जा रहा है। और ये कब से शुरू किया गया, ये रहा। अब इसमें क्या क्या खास खास बातें होती हैं देखिए, इसमें कैश ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एक वित्तीय अनुशासन पर आधारित है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक बिना शर्त के फंड दिया जाता है जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, उसके फॉर्मूले पर आधारित है। उस तरीके से आप इसे किसी भी राज्य में अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, उसका एक हिस्सा इस तरीके से दिया जाता है। दूसरा शर्त आधारित फंड, यानी कि टाइट परफॉर्मेंस लिंक, इसमें संरचनात्मक सुधारों पर निर्भर है, जैसे सही प्रशासन, कृषि, बिजली और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसी के लिए आपको 756 करोड़ का बोनस मिला है दिल्ली के लिए, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए। तो ये एक कंसेप्ट है। यह योजना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 293 भारतीय संविधान के राज्यों द्वारा ऋण लेने
और सहकारी संघवाद को मजबूत करने के तहत आता है। हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि भैया आर्टिकल 293 का संबंध किससे है? तो जब राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य केंद्र से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उससे संबंधित ये एक की प्रोविजन है। सो एवरीबॉडी इट इज क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से सारी चीजों को समझने की कोशिश की और ये पीपीटी तो आपको मिल ही जानी है, मैं आपको शेयर कर ही देता हूं, उसके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसके डिटेल नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अलग से देता हूं, जिसको आपको चाहिए कि इसके अंदर और ज्यादा गहराई समझना है, ओके, उसको भी कर लीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक आया है साइट्स को लेकर के, साइट्स और पशु समिति, साइट्स एनिमल कमेटी, ये आपकी चर्चा में रही है। अब ये साइट्स क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जेनेवा में साइट्स पशु समिति की 34वीं बैठक हुई, जिसमें इंडोनेशिया के डॉक्टर अमीर हमीदी पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। ये देखिएगा, इंडोनेशिया के अमीर हमीदी जो इसके अध्यक्ष हैं साइट्स पशु समिति के, एनिमल कमेटी के। तो ये एक तो ये याद होना चाहिए, जेनेवा में इसकी मीटिंग हुई है। बात आती है साइट्स क्या है। साइट्स है दोस्तों आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वन्य जीव जितने भी पशु पक्षी और पौधे हैं उनके जो एंडेंजर्ड हैं, जो नष्ट होने वाले हैं या लुप्त प्राय की स्थिति में हैं, उन सब के संरक्षण के लिए बनाया गया कि उनकी कहीं कोई ट्रेडिंग तो नहीं होती, उसको रोकने का एक कन्वेंशन है ये, ठीक है ना। ये बेसिकली कन्वेंशन साइट्स 1975 में बहुपक्षीय पर्यावरण संधि है जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकती है। यस, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में 1963 में IUCN की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इसका प्रस्ताव आया था। किसका? साइट्स का प्रस्ताव। इसका प्रपोजल आया था, ये रहा इसमें कंसेप्ट, उसी मीटिंग में एक कंसेप्ट निकल करके आया। बाद में जाकर के इसका साइट्स का जो पूरा टेक्स्ट है, यानी कि पूरे डिटेल है, 1973 में इसकी डिटेल प्रस्तावित की गई कि चलो भाई आ जाइए, इसमें डिटेल प्रस्तावित की गई 1973 में कि चलो भाई इसकी क्या क्या डिटेल रहेगी, कैसे कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। और 1 जुलाई 1975 को ये लागू हो गया, साइट्स की व्यवस्था लागू हो गई। तो तभी से ये संधि है। और खास बात यह है कि भारत 1976 से ही इसका सदस्य है और वैश्विक प्रजातियां भारत में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है या टोटल प्रजातियां हैं उसके लगभग 7 से 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है। और साइट्स के संरक्षण के तहत जो संरक्षण करने वाली जो अनुसूचियां हैं वो 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। ये ध्यान रखिएगा मोटे मोटे। तो इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक आपका बन जाता है और अच्छे तरीके से समझिए। अब कार्यप्रणाली क्या है, देखिए कार्यप्रणाली पहली तो ये है कि सबसे पहले पशु समिति वैज्ञानिक डाटा का मूल्यांकन करती है। नंबर 2, नॉन डेटरेटिंग फाइंडिंग्स, यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापार से प्रजाति को कोई खतरा ना हो। 34वीं बैठक में शार्क हुआ, मूंगा हुआ और पहली बार कवक पर चर्चा की गई फंजाई के ट्रेड को लेकर के कि कहीं इससे एंडेंजर्ड स्पीसीज को कहीं भी कोई प्रकार किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं होगा। और स्टेप 3, डोमेस्टिक लॉ, भारत ने इसे लागू करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जो पहले 1972 था उसे 2022 में अनुसूची 4 से इसको जोड़ दिया है इस तरीके से। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 में जो 2022 में जो संशोधन हुए हैं, सारी चीजें हुई है, उसको आपको डिटेल पढ़ना चाहिए। और इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुका हूं, होपफुली कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम ज्योग्राफी के लिए भी कह सकते हैं और कई सारी चीजों के लिए हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं और हमारा इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ताम्रपर्णी नदी एक्चुअली में वास्तविक नाम है तामिरावर्णी नदी, वास्तविक नाम जो है इसे ताम्रपर्णी नदी भी कहा जाता है।
ये चर्चा में क्यों? अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी को भी जल निकाय को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है। आप धार्मिक कार्य करते हो और वहीं पर उस नदी को गंदा करते हो, इट्स नॉट योर राइट कि आप उसे गंदा करें। ये मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन। इसलिए अब ये डिसीजन क्या है, वो एक अलग मुद्दा, वो पर्यावरण का मुद्दा है कि भाई हमको गंदा नहीं करना है, चाहे वर्शिप एक्ट हो या कोई प्रोविजन हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये नदी, जिस नदी के बारे में चर्चा की गई वो क्या है? ये तमिलनाडु की एकमात्र 12 मासी नदी है। इंपॉर्टेंट यही है, जिसे पेरिनियल रिवर के भी कहा जाता है, मतलब 12 मासी है, हमेशा 12 महीने पानी रहता है। यह पश्चिमी घाट के अगस्त्यकूडम यहां इस क्षेत्र से निकलती है और इधर तरीके से जाती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और ये 3200 साल पुरानी पोरनई नदी घाटी सभ्यता इसी किनारे बसी हुई थी। पोरनई सिविलाइजेशन, इसीलिए इसे पोरनई नदी भी कहा जाता है। पोरनई नदी घाटी सभ्यता। अब कभी भी इतिहास के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो कि पोरनई सिविलाइजेशन कब की है, कितनी पुरानी है, क्या है, कैसे है, तो वो मैं उस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि 12 मासी कैसे? भाई हिमालय नदियां तो 12 मासी होती हैं, क्योंकि उसमें भाई बर्फ पिघलती रहती है, पानी आता रहता है, मानसून भी आता है। यहां तो 12 मासी है नहीं, ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु की एकमात्र 12 मासी। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमारा आता हुआ मानसून है और उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून की तरह होता है, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इसमें बल, आपका जो मानसून का पानी है दोनों तरफ से आता है। ये देखिएगा, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से इसमें पानी आता है। इधर से भी मानसून आएगा जो लौटता हुआ, और जाता हुआ मानसून आएगा उससे भी होगा। इसीलिए 12 मासी है। और ये तामिरम, जिसे हम तांबा या कॉपर कहते हैं, एक्चुअली में यह तांबा या कॉपर का कंसेप्ट नहीं है। इसका कंसेप्ट है कि पानी में लाल मिट्टी घुली हुई रहती है, क्योंकि लाल मिट्टी का क्षेत्र है, इसमें लाल मिट्टी घुली रहती है, इसलिए इसका रंग जो है तांबे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका तामिरम कहा जाता है। ताम्रपर्णी, ओके, क्या ध्यान रखिएगा। अगर आपको इतिहास में याद आओ, ताम्रपर्णी अशोक के अभिलेखों में चोल चेर पांड्या केरल पुत्र सत्यपुत्र ताम्रपर्णी, तो ताम्रपर्णी यही इसी सिविलाइजेशन की बात कही गई है। ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग श्रीलंका को भी ताम्रपर्णी कहते हैं, ऐसा नहीं है, यही है वो ताम्रपर्णी का क्षेत्र, सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिए। और संगम साहित्य में इसे मोतियों का उल्लेख है, ये यहाँ पर मोती वगैरह मिला करते थे। और इसमें प्राचीन 8 प्राचीन चेक डैम द्वारा प्रबंधित है। प्राचीन समय के आज भी 8 चेक डैम मौजूद हैं। प्राचीन एनीकट, ये इस तरह के डैम बनाए हुए हैं। तो सोचिएगा, यह प्राचीन सभ्यता का केंद्र भी है और डुगोंग जैसा दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से नदी भौगोलिक चमत्कार की तरह है, जहां पर प्राचीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है कि भाई पानी इधर से कम होता ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें भर जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग अगले समझने की कोशिश करें, एरेंडिल हुआ हमेशा। अब एरेंडिल क्या है ये मैं आपको चर्चा कर दूंगा, लेकिन पहले चर्चा में क्यों आया? अमेरिकी संस्था एफसीसी ने अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण लगाने वाले सैटेलाइट मिशन एरेंडिल को मंजूरी दी है। ये अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण लगाएगा। ये देखिएगा, एक विशाल, ये सैटेलाइट जाएगा और ये विशाल दर्पण आपको लगाएगा। अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। देखिए, अंतरिक्ष में पृथ्वी पर ऑन डिमांड धूप को भेजने का उसका कंसेप्ट है। यानी कि जब ये लग जाएगा तो जब आपको जरूरत हो तब सूर्य की किरणें इससे टकराएंगी, उसके एंगल से ये घूम जाएगा और उसकी किरणों को टकरा करके आपको जहां जितनी जरूरत है उतनी धूप आपको प्रोवाइड कराएगा, धूप लेने के लिए, या कह लीजिए कि सोलर लाइट के लिए। क्यों? अब उसी धूप से आप नीचे सोलर पैनल पर टकराएंगे तो उससे आपकी लाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? यस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यही है, यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करेगा। और ये सैटेलाइट में 18 बाई 18 मीटर का माइलर प्लास्टिक का शीशा लगा होगा और 2026 में इसे स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये। अब इसमें सोचिएगा,
कि इसके आपके दो कई सारे आप अर्थ ऑर्बिट होते हैं जिनको आप देखते हैं। एक तो होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसे हम जियो ऑर्बिट भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी। ये लगभग पृथ्वी से आपकी 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जिस पर बहुत धीमी गति से पृथ्वी के साथ साथ ही सैटेलाइट मूव करता है। जितनी गति से पृथ्वी घूमती है उतना ही यूं घूमता है, इसलिए स्थिर कहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर हमेशा स्टेबल होता है। और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है ये बहुत तेजी से घूमते हैं, ये बहुत फास्ट मूविंग होती है। तो कंडीशन यह से अंतरिक्ष में ऑरिगेमी तकनीक खुलेगी और उससे मोटराइज जिम्बल की दिशा बदलेगा और लोअर अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण लगातार ट्रैकिंग की आवश्यकता होगी है। हालांकि रूस ने 1993 में इस तरह का जनम्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो विफल रहा था, लेकिन अब करने की जरूरत है। और ये भारत में रात में भी, भारत के पूरी दुनिया में कहीं पर भी जिसकी जरूरत हो, रात में भी आपको सोलर लाइट दे सकता है। वहां से टकरा करके सोलर लाइट आप तक पहुंचेगी, कैप्चर कर लीजिएगा। अब एक तीसरा एक टॉपिक है पीएमएफई। पीएमएफई तीसरा का चौथा पांचवा टॉपिक है। पीएमएफई क्या है? देखिए, पीएमएफई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये एक इसका फुल फॉर्म है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को तो जानते ही हो कि बहुत लंबी लंबी योजनाओं को छोटे से नाम में बना करके दे देते हैं और हमको याद करने के लिए दे दिया जाता है कि भाई याद करो। क्यों भाई, ऐसा है ना? बताइए कि आपने ऐसे कितने योजनाओं के नाम इस तरह शॉर्ट में याद कर रखे, क्या आपने एक जगह लिस्ट बनाई है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये इसका कंसेप्ट है। अब कंडीशन क्या है कि ये चर्चा में क्यों रहा? भारत में 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिली है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी 2 लाख से ज्यादा इस तरह के माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को सब्सिडी दी गई है, इसलिए चर्चा में आया पीएमएफई। ये अभी रिपोर्ट निकल के आई। अब बात आती है कि ये योजना कब चलाई गई। जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च की गई और इसे सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। केंद्र प्रायोजित योजना है इसमें, जिसमें 60 और 40 का रेशियो है। केंद्र इसमें 60% और 40% राज्य इसमें खर्च करेगा। और 11 लाख से ज्यादा रोजगार इसके माध्यम से उत्पन्न हुआ है। एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये ना। इसमें उद्यमी है, स्वयं सहायता समूह है, सहकारी समितियां, कोई भी इससे अपना सुविधा ले सकता है, लिंक ले सकता, वो सब्सिडी ले सकता है। अब क्रेडिट लिंक क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लिया, क्रेडिट लिया, ठीक है ना, और कंडीशन ये है कि इसमें लोन लेने के बाद कुछ समय तक आप प्रॉपर तरीके से चुकाओगे तो वो आपका जो ब्याज है, सारी चीजें हैं, जितनी छूट दी गई है सरकार आपको वापस करेगी आपके अकाउंट में। क्रेडिट के साथ है, जैसे जैसे चुकाते जाओगे वैसे वैसे दे जाओगे। यानी कि पहले आपको चुकाना होगा, फिर बाद में आपको सब्सिडी मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। ये एक कंसेप्ट है। जनरली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम इसी को कहा जाता है, क्रेडिट से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको लोन दे दिया जाएगा ब्याज हटा करके कि भैया इतने में लोन ले जाओ, नहीं, पहले चुकाइए, चाहे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर आप साथ के साथ आपको वापस मिलता जाएगा। ये रहा। अब इसका फायदा क्या है? अब इससे देखिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत की बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रोइंग इंडस्ट्री है। शहरीकरण बढ़ रहा है, दुनिया में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसके माध्यम से छोटे छोटे गांव के लेवल पर हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और डिमांड बढ़ी रही है, तो अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। अब बात ये आती है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, सुविधा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए तमाम सारी चीजें चाहिए, इसलिए ये कंसेप्ट दिया गया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इसके तहत आता है कि भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा, यहां से मिलेगा। उससे आपको ब्रांडिंग भी मिलेगी, साथ के साथ मार्केटिंग भी मिलेगी और इकोनॉमिक स्केल, बड़े पैमाने पर बचत की सुविधा भी मिलेगी। ये वही है, कृषि से बुनियादी उत्पादन से उद्यम आधारित व्यवस्था है ये। इसमें सूक्ष्म इकाइयों को 35% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम 10 लाख रुपए। स्वयं सहायता समूह को 40,000 की सीड कैपिटल मिलेगी। स्वयं सहायता समूह को सीड कैपिटल कि भैया ले लो, सीड कैपिटल मतलब स्टार्टिंग करने के लिए। और 90% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी होंगे, बिल्कुल बिगनर होंगे।
जो पहली बार इस तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे, उनके लिए कंसेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जीएस इकोनॉमी का भी टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, जिसमें हम फ्यूल, एनर्जी सेक्टर, किसी में भी साइंस यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन, पीएम मोदी हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये प्रूफ हो गया है। अब ये क्या होगा, पुराने डीजल इंजन की जगह पर हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका निर्माण कौन कर रहा है इस इंजन का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें ब्रॉड गेज पर दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली ट्रेन मानी जाएगी, ठीक है ना। जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया गया, जिससे कि इनको हाइड्रोजन वगैरह भी प्रॉपर मिलती रहे। ये रेलवे आधुनिकीकरण जीएस पेपर 3 का ये रहा पूरा, और पूरा क्लीन टेक्नोलॉजी है। और जानते हो कि हाइड्रोजन को चलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके। तो एक तरफ से आपकी हाइड्रोजन जाएगी और दूसरी तरफ से आपकी ऑक्सीजन जाएगी, और इस तरीके से दोनों को मिलाकर के बर्न किया जाएगा। बर्न करने पर जो निकलेगा वो होगा शुद्ध पानी मेम्ब्रेन के थ्रू, और इससे बनेगी बिजली, और बिजली से चलेगा आपका इंजन। तो इन दोनों को बर्न से करने से होगा, जैसे क्रायोजेनिक इंजन में होता था। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जीएसएलवी, उसमें जो अपर स्टेज है वो क्या है, यही तो है क्रायोजेनिक इंजन। अब उसी तरह की टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। और पानी की, हाइड्रोजन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पर्याप्त मात्रा, पानी की कोई कमी नहीं है। समुद्र 3 तरफ से हमारा घिरा हुआ है, हम उसको सोचिएगा आराम से उस पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इजीली हम हाइड्रोजन कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इतना आसान नहीं कि उसको स्टोर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका कंसेप्ट है। ऊर्जा स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरी दुर्गम रास्तों के लिए बेहतरीन, जहां बिजली के तार नहीं है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ऊर्जा स्टोर करने के लिए बिजली बनेगी, इससे हम क्या कर सकते हैं, लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुर्गम रास्ते जहां बिजली के तार नहीं है, वहां पर इससे आराम से चलाया जा सकता है इलेक्ट्रिक करो। और इसका उद्देश्य यह है कि भाई 2030 तक हम रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, कि हम अपनी पूरी की पूरी इस व्यवस्था को, रेलवे को हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस कर देंगे, यानी कि हमारा रेलवे के माध्यम से किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन ना हो। ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अब एक टॉपिक है हिस्ट्री और करंट डिबेट का, भोजशाला कॉम्प्लेक्स। जो आप जानते हो कि राजा भोज परमार ने मध्य प्रदेश के धार में अपनी एक भोजशाला का निर्माण करवाया था, जहां पर सरस्वती बाग देवी का मंदिर भी था, मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जहां पर आगे जाकर के मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना कब्जा किया, और उसके बराबर में कमाल मौला मस्जिद का निर्माण भी कर दिया। तो ये दोनों का डिस्प्यूटेड एरिया रहा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई की, जिसमें भोजशाला के सरस्वती मंदिर घोषित किया गया था, भोजशाला, उस पर सुनवाई उन्होंने की है, ठीक है ना। इसलिए फिर चर्चा में आया, क्योंकि मद्रास जो आपका एमपी हाई कोर्ट है, उसने अपना फैसला अलग दिया था। अब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आई, तो भाई फिर चर्चा में आ गया। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें सरस्वती बाग देवी को समर्पित संस्कृत अध्ययन का केंद्र किया था। दिल्ली सल्तनत में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, इसको कमाल मौला मस्जिद को परिवर्तित कर दिया। और 2023 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ के विवाद के निपटारे के लिए यह कर दिया कि हिंदू यहाँ पर मंगलवार को और मुस्लिम शुक्रवार को अपनी पूजा अर्चना या नमाज पढ़ सकते हैं, और इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसीलिए ये विवाद आया कि भाई इसको खत्म कीजिए, और इसको हिंदू मंदिर घोषित कर दिया कि भाई ये हिंदू मंदिर है, मद्रास आपके एमपी हाईकोर्ट में ये चर्चा में आ गया। तो ये जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों का जुड़ा हुआ है। अब इसमें बात ये आती है कि विवादित कंसेप्ट क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली 2 कानून है। एक कानून है आपका 1958 का अमासार। अमासार बोले तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, जो प्राचीन समय के हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं और उनके अवशेष हैं, उनके लिए कानून है। इस कानून के तहत सुरक्षित ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों पर 1991 की कानून लागू नहीं होता है। भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है, ये धारा से, तो यानी कि इसके तहत संरक्षित जो कानून होगा उस पर ये कानून लागू नहीं होगा।
अगर इस कानून के तहत स्मारक संरक्षित है तो। और इसमें क्या कहा गया भोजशाला अधिनियम में, यह कानून सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थिति थी उसे ही बरकरार रखा जाएगा। यस, ये कहा गया तो 1947 में जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का एक तरीके से उस पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, और वो मस्जिद के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अब इस कानून के तहत जो सुरक्षित है, अब इसमें कहा गया कि भाई इस कानून के तहत जो सुरक्षित है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, 1991 का कानून। तो इसको अलग कर दिया, इसकी वजह से अलग हो गया, इसलिए फिर हाई कोर्ट में केस गया। तो इसमें अनुच्छेद 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 49 स्मारकों के संरक्षण के बीच संतुलन करने की बात की गई है। और यह विवाद स्पष्ट करता है कि संरक्षित स्मारकों के मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कानूनी सीमाएं क्या हैं, कि भाई ये इस पर लागू नहीं होता है, ये कंसेप्ट है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ, तमिल प्रसिद्ध कवि आर बैरामुथु को 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 साल बाद इसी तमिल लेखक को यह पुरस्कार मिला है, टोटल मिलाकर के ये तीसरे हैं। पहली बार तमिल कविता के लिए चुना गया है, जिसमें 11 लाख पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और बागदेवी सरस्वती की खास प्रतिमा इसमें दी जाती है। और 1961 में साहू जैन परिवार द्वारा यह स्थापित किया गया था बागदेवी पुरस्कार। ठीक है ना, ध्यान रखना, कला संस्कृति से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन करने के नियम अत्यधिक कठोर और स्वतंत्र होते हैं। मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है, यह समग्र जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी इसमें शामिल है, इनमें से किसी भाषा में दिया जा सकता है। विजेता भाषा अगले 2 वर्षों के लिए विचार से बाहर हो जाती है। अगर इस बार तमिल भाषा को दिया गया है तो अगले 2 साल तक तमिल भाषा को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। नॉमिनेशन हिंदी अंग्रेजी में उसका अनुवाद और सिलेक्शन बोर्ड 7 से 11 मेंबर इसके चयन करते हैं। 1965 में पहला पुरस्कार जो है शंकर ग्रुप ने 1976 में पहली महिला आशा पूर्णा देवी ने इसको जीता था। इसको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक है आपका उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल, अब ये चर्चा में क्यों आया, नाम तो सुना होगा। उमंग का देखो पूरा नाम याद रखिएगा। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस। तो जो नई पीढ़ी की जो शासन प्रणाली है उसके लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है ये उमंग पोर्टल एक तरीके से। अब ये किस पर्पस से क्या क्या है, साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने उमंग पोर्टल में गंभीर डाटा सुरक्षा खामियों को उजागर किया है। जो आपके साइबर रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने इस ऐप में बहुत सारी कमियां बताई है, इसलिए ये फिर चर्चा में आ गया। ये कब लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। अलग अलग डाउनलोड करने से बचने के लिए एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका विकास NEGD और मिनिस्ट्री ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड का संयुक्त रूप से ये बनाया गया है। ठीक है ना, नेशनल ग्रिड वाला, नेशनल ग्रिड डिजिटल वाला। और ये एक मास्टर सिंगल विंडो डैशबोर्ड है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थायी निकायों की 2400 से अधिक सेवाएं एक ही जगह पर शामिल हैं, ये कुल मिलाकर। ठीक है ना, और डाटा एकत्रीकरण का इसमें जोखिम की समस्या है। अब जब इसकी पता चल गई है तो सोचिए डाटा एकत्रीकरण का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत मेटा डाटा एक ही स्थान पर मौजूद है सभी का। API सुरक्षा में कमियों से करोड़ों लोगों का डाटा खतरे में पड़ गया है। 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने से ग्रामीण पहुंच भी इसकी व्यापक हो चुकी है, तो किसी का भी डाटा इसमें से लिया जा सकता है। EPFO की स्कीम इसमें शामिल है, PM किसान का कंसेप्ट इसी में शामिल है, CBSE का कंसेप्ट शामिल है, डिजी लॉकर का कंसेप्ट इसमें शामिल है। तो सारी की सारी चीजें इसमें है। हब एंड स्पोक रिस्क डिजाइन डायग्राम है एक तरीके से। कितनी सारी आपकी स्कीम्स का एक ही जगह पर कंपाइलेशन है, एक ही ऐप में सारी चीजें वहीं से कर लीजिए, ये कंसेप्ट है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आया व्यापार घाटे को लेकर के, इकोनॉमी का GS पेपर 3। अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जून 2026 में
भारत का कुल व्यापार घाटा 4 गुना बढ़ करके 15.3 बिलियन डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। सोचिएगा, सोचना, आयात में 27% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात मात्र 9.5% बढ़ा है। 4 गुना घाटा और बढ़ गया हमारा। 27% ज्यादा मंगा रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं? 9.5%। हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है ज्यादा। मुख्य कारण है कच्चे तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बड़ी मात्रा में आयात। और भारत ऐतिहासिक रूप से व्यापार घाटे में हमेशा रहता है। ये बात मैं इकोनॉमिक क्लास में आप लोगों को बताता भी हूं। इंडिया ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, व्यापार घाटे में हमेशा एक ही कंडीशन है, घाटे में ही रहता है व्यापार खाते पर। ठीक है ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह ये सब इससे जुड़ा हुआ है। सोचिएगा, ये निर्यात है और ये हमारा आयात है। 15.3 बिलियन डॉलर का गैप है। ये हमने 73.4 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 88.8 डॉलर का आयात किया। तो ये अंतर है जून का। अब बीओटी और बीओपी क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आप अच्छे तरीके से जानते हो, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। देखिए, भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट चालू खाता जिसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट जिसमें हम पूंजी का लेन देन करते हैं, एफडीआई, एफआईआई वगैरह, ये सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम जनरली क्या करते हैं? गुड्स का ट्रेड करते हैं, गुड्स का, वस्तुओं का। तो वस्तुओं के व्यापार के मामले में, या कह सकते हो करंट अकाउंट के मामले, हम हमेशा घाटे में रहते हैं और उसकी भरपाई इधर से होती है, हकीकत में देखा जाए तो। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ध्यान रखना, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, दोनों में अंतर है। ट्रेड का मतलब होता है वस्तु व्यापार, सेवाएं नहीं, वस्तु व्यापार। और वस्तु व्यापार, ये ध्यान रखिएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब यहां पर जनरली आपके गुड्स से है, सर्विसेज से नहीं, ध्यान रखना। अब डॉलर महंगा होने की वजह से हमारी आयातित मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, सारी चीजें भी है। ये कंसेप्ट है कुल मिलाकर। कारण वही कच्चे तेल की मांग, लगातार सोने का सांस्कृतिक लगाव, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है क्योंकि ज्यादा पैसा देना पड़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो पेमेंट हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, महंगा आ रहा है। तो ये सारी समस्या है। और एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, और वो है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक परमाणु समझौता। देखिए, न्यूक्लियर पैक्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय निजी संस्थाओं को यूरेनियम के व्यावसायिक निर्यात के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 25% यूरेनियम है और एनपीटी हस्ताक्षरकर्ताओं के बिना यह व्यापार असंभव था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये संभव था। लेकिन यूरेनियम का उपयोग आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कड़ी निगरानी में केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, ऊर्जा के लिए किया जाएगा, ये कंसेप्ट है। और निजी क्षेत्र 2025 शांति अधिनियम ने परमाणु क्षेत्र में राज्य के एकाधिकार को खत्म कर दिया। अब इस शांति अधिनियम क्या है, ये मैं ऑलरेडी एक क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि उनको अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो लिमिटेड लायबिलिटी उनकी होगी, फुल लायबिलिटी नहीं होगी। पहले कंडीशन ये थी कि फुल लायबिलिटी उन्हीं की थी, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आते थे। अब लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट रख दिया है, जिसका भारत के कई सारे लोगों ने और कई सारे संस्थाओं ने विरोध भी किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन ऑफ इंस्पेक्शन 2005 से 8 में 123 एग्रीमेंट, 1 to 3 एग्रीमेंट इंडो यूएस के बीच में होता है 2005 में। 2008 में आईएईए ने हमें इससे छूट दी। 2014-15 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया। ये समझौता हुआ था लेकिन फाइनलाइज हुआ 2026 में। अब भारत यह जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में एक अनूठी पहल है कि भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको ये सब चीजें मिल रही है कुल मिलाकर के। अब बताइए आज की आपको ये क्लास कैसी लगी है सभी लोग? मैं इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनके पॉइंट नोट करते चलिए, नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, डैम श्योर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। थैंक यू वेरी मच।